Hello students, BSc Part 3, Paper 3, Applied Zoology, Pisciculture. Part 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. Myself Dr. निशा जैन. Contents हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फिशेस से. न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फिशेस हम लोग बात कर चुके हैं. पिसिकल्चर क्या होता है, कितने प्रकार से होता है. हम बात करेंगे न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फिशेस. जितनी भी कल्टिवेबल फ्रेश वाटर एंड मरीन फूड फिशेस होती हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस होती हैं एंड दे आर रिच सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स एंड दे आर इजीली डाइजेस्टेबल. इन जो फिशेस होती हैं इनके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड सच एज लाइसिन एंड मिथ्योनाइन, मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है. इनके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी एंड वाटर सॉल्युबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स लाइक pyridoxine, cyanocobalamin एंड नियासिन प्रेजेंट होता है. फिशेस के अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूफा प्रेजेंट होता है विच इज वेरी हेल्पफुल इन रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड प्रेजेंट इन प्लेंटी ऑफ अमाउंट इन द फिशेस एंड it is very beneficial for the cardiac health. हम जब फिश कल्चर करते हैं तो उनको फूड देते हैं, उनको फीड देते हैं. ये जो फीड होता है फिशेस का ये 3 प्रकार का होता है. वेजिटेरियन फूड, ट्रैश फूड फिश एंड पैलेट फीड. वेजिटेरियन जो फीड होता है उसके अंदर व्हीट ब्रान, राइस ब्रान, व्हीट, सोया ड्रेक्स, फ्लोर एंड पीनट केक्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. जबकि ट्रैश फिश के अंदर फिशिंग बाय कैच और स्मॉल फिश इज सुटेबल फॉर मरीन फिशेस, उनको स्मॉल फिशेस खाने को दी जाती है. और पैलेट फीड जो मार्केट के अंदर बनता है, बन के आता है, वो ड्राई और मॉइस्ट दोनों पैलेट्स मिलते हैं. The dry is more popular than major ingredients are fish meal made from grinding bait, trash fish oil, vitamins and binder. They are extruded and puffed up to the produce dry pellets. Moist pellets feed is made up of fish meal, trash fish, vitamins and binder. The pellets are extruded by a pellet machine. Pellet feed is suitable for both fresh water as well as for the marine species. हम फिशेस को पकड़ते हैं, ठीक है ना. ये मछलियों के आकार एवं वासस्थान के अनुरूप इन्हें पकड़ने के साधनों का चुनाव किया जाता है. और मछलियों को पकड़ने का सबसे पुराना तरीका तो भाले और पत्थरों का प्रयोग था, परंतु अब नवीन नई नई टेक्निक से न्यू इन्वेंशंस हो गए हैं. तो इसको पकड़ने के लिए है फंदे, जिसको हम ट्रैप्स कहते हैं, है ना, ट्रैप्स. इनको पकड़ने के लिए स्ट्रैंडिंग्स, ठीक है, उथले जल के अंदर हम स्ट्रैंडिंग से पकड़ते हैं. एंगलिंग है, एंगल लगा देते हैं जिसके अंदर मछली अटक जाती है. नेट्स हैं जिसके अंदर के ड्रैग नेट है, इसको नदियों झीलों में प्रयोग में लिया जाता है. उसके अलावा स्कूपिंग है, ये भी एक ट्रायंगुलर शेप की नेट होती है जिसको हम स्कूपिंग कहते हैं. डिप नेट होती है जो लगभग 10 मिनट तक पानी के भीतर रखा जाता है और जब कोई मछली इसके ऊपर से गुजरती है तो तेजी से इस नेट को जल के ऊपर से उठा लिया जाता है. देन आता है घाघरिया नेट, जिसको हम कास्ट नेट भी बोलते हैं. इसका उपयोग नाव में बैठ के किया जाता है. जब मछुआरे जो होते हैं वो हमेशा कास्ट नेट को काम में लेते हैं. ये चलती नाव के अंदर उसको फेंकते हैं और जब उसमें मछलियां आती है तो उनको पकड़ के खींच लेते हैं. गिल नेट है, ये दीवार के समान होती है, मछली के तैरने की दिशा में लगा देते हैं तो उससे टकरा के वो मछली वहीं अटक जाती है और फिर उसको वो पकड़ लेते हैं. पर्स नेट जो होती है वो गहरे जल में काम में ली जाती है, जैसे हिल्सा वगैरह के लिए. और इसमें जालों में ये इसमें क्या होता है कि इनके बाहर से जैसे इस नेट के पास आती है, इसके बाहर से ये नेट एकदम बंद हो जाता है. तो ये तो सारे मैंने बताया कि मेथड्स किस प्रकार से मछलियों को पकड़ते हैं. लेकिन रिसेंटली आजकल एक इलेक्ट्रिक करंट मेथड भी आया है. उसमें क्या करते हैं, पानी के अंदर करंट छोड़ देते हैं. उससे क्या होता है, मछली बेहोश हो जाती है. इतना कम अमाउंट में छोड़ते हैं कि केवल बेहोश ही करते हैं, उनको मारते नहीं है. और फिर उनको बेहोश होने के बाद उनको हम इजीली उनको पकड़ लेते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा भी उनको पकड़ा जाता है. ये मैंने पिक्चर ली है आपकी नेट्स की. आप देखिए इसके अंदर पिक्चर ए है जो कि ड्रैग नेट की है, पिक्चर बी है जो डिप नेट की है, पिक्चर सी है वो कास्ट नेट है, पिक्चर डी है वो गिल नेट है, पिक्चर ई है वो पर्स नेट है और पिक्चर एफ जो है वो स्कूपिंग नेट है. ये विभिन्न प्रकार के नेट्स जो कि हम फिशिंग के लिए, फिशिंग
के लिए काम में लेते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू प्रोग्राम द फिश कल्चर। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ फिश सीड, transfer of fish seed, control of algal bloom, transfer of fry to nursery ponds, rearing, transfer of fingerlings from rearing to stocking ponds and harvesting। कि इतने स्टेप्स होते हैं जब जाके हमारा फिश कल्चर का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होता है। अब अगर मैं बात करूं कलेक्शन fish seed का, numerous fish seed collection centers have been established on the banks of three river system of India: Ganga, Brahmaputra and Indus. Of these, the Ganga system is the largest source of covering many states. Fish seed is collected in the form of eggs, spawns, fry and fingerlings. ये जो नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, इनके बैंक के ऊपर हम फिश कलेक्ट करते हैं और ये सीड क्या होते हैं? अंडे, स्पॉन या फिंगरलिंग्स होती हैं। इनको हम सीड को, फिश सीड को ट्रांसफर करते हैं। The fertilized egg are transferred into the hatching pits of hatching. They are transferred to hatching pits, and these hatching pits are of two types: hatcheries and hatching hapas. Hatcheries are small sized ponds in which fertilized eggs are transferred. The hatchlings takes place within 2 to 15 hours after fertilization. Hatching hapas are rectangular trough shaped tanks made up of cloth supported by bamboo poles fixed in the river. Control of algal bloom. अब क्योंकि पॉन्ड है या नदी है जहां पर एल्गी तो होगी, algal blooms are caused by volvox, anabina, oscillatoria, endorina, caratium, clostridium, melocera, etc. ये इतनी सारी algae, manuring of the nursery ponds with mahua oil cake plus inorganic fertilizer plus cow dung sometimes result in the excessive development of the phytoplanktons. When water turns green due to the bloom of algae, cow dung has to be applied in the form of liquid spray. The water becomes turbid brown, penetration of the sunlight is checked and algae die out within 4 to 5 days. इतनी सारी जब एल्गी का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको हटाने के लिए हम काव डंग उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, जिससे कि वो एल्गी मर जाती है और वो वाटर वापस से प्लेन हो जाता है, जिससे कि सनलाइट उस वाटर तक आराम से पहुंच जाए। Transfer of fry to nursery ponds. Now the fish fry, small fishes collected and transported to nurseries in West Bengal. These are transported in open earthen vessels which are called as hundi. हुंडी के अंदर इनको हम ट्रांसफर करते हैं, जो कि हम स्मॉलर वंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय सिर पे रखकर और बड़ी वालों को ट्रेन के द्वारा किया जाता है। Rearing कैसे होती है? Spawn stocked in nursery pond usually attain a length of an inch in 15 days with the artificial feeding with a survival rate of more than 50%. Then these fry are netted out and released in rearing ponds which are to be pre-prepared more or less on the lines of the nursery ponds. Ali Khuni rearing ponds are deeper than the nursery ponds. Up in fingerlings को हम stocking ponds में डालते हैं. Stocking ponds are the largest, measuring about an acre or more in area, 1.5 to 2 meter in depth. Before transferring these fingerling from the rearing stocks, these are cleaned predatory fishes and the limiting and liming is also done. After stocking, the powdered rice, paddy oils, cakes of coconut, mustard, groundnut oil, etc. are commonly used as artificial food for growth of these fingerlings, and the supplementary feeding is also done in the morning hours. अब हम करते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज डन ड्यू टू द कैप्चर द फिशेस फ्रॉम द स्टॉकिंग पॉन्ड। हार्वेस्टिंग, अब मछलियां जो पूरी एडल्ट बन चुकी हैं उनको आपको पकड़ना है। Well grown fishes are taken out for marketing and smaller ones are released again into the stocking ponds for attaining their full length. बड़ी बड़ी को तो हम पकड़ लेते हैं मार्केट में भेजने के लिए, छोटी को हम वापस डाल देते हैं। In a highly organized and well planned fish farming, the fishes below a particular size are not generally captured. Harvesting may be done by gradually draining the water of stocking pond or by netting depending upon the marketability. The harvested fishes should either be soon marketed or preserved in ice to prevent spoilage. जैसे ही हम हार्वेस्टिंग करते हैं, फिशेस को पकड़ते हैं, हम उनको या तो मार्केट में भेज देते हैं या फिर उनको हम प्रिजर्व कर लेते हैं। किसमें? आइस में। अब ये प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं? नाउ आई विल टेल यू लेटर। फिश प्रोडक्ट्स जो हैं, जो फिशरीज से हमें एक तो फिश तो मिलता ही है, इसके अलावा हमें और भी चीजें मिलती हैं, जैसे फिश ऑयल हमें मिलता है, फिश मील। फिश ऑयल इट कंप्राइजेस ऑफ लिवर ऑयल एंड बॉडी ऑयल।
Liver oil of cod, tuna, halibut, and shark are of great medicinal value, are rich in vitamin A, D, and E. Body oils are extracted from sardines, herrings, salmons, mackerels, and anchovies. They are used in industries for the preparation of lubricants, paints, varnishes, and cosmetics. Body oil जो है. Or fish meal is prepared from waste of fish oil from whole fish and contain nutrients like protein, fat, minerals, and it is used as a feed for the cattle and poultry farming animals. Fish meal जो होता है. And other byproducts obtained from fishing are fish manure, fish flour, fish silage, fish guano, fish sausage, fish glue, fish leather, and isinglass. ये हैं जो हमें fish से fisheries के बाय प्रोडक्ट हैं. देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ द फिश ऑयल. हम जो फिश ऑयल काम में लेते हैं उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं. क्या बेनिफिट्स होते हैं? प्रिवेंट्स ऑनसेट ऑफ एल्जीमर्स डिजीज, activates metabolism, prevents heart diseases, reduces mental disorder, lowers obesity, reduces chances of prostate cancer, reduces postnatal depression, boosts the immune system, treats AIDS, improves bone health. ये सारे फिश ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स हैं. सो फिश ऑयल इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट ऑफ द फिशिंग और द फिशरीज. नाउ हाउ दिस प्रिजर्वेशन, आई टोल्ड यू जो फिशेस होती हैं जिनको मार्केट में नहीं बेचते हैं, जिससे खराब ना हो, उनको हम फ्रीज कर देते हैं, उनको हम प्रिजर्व कर देते हैं. ये फ्रीजिंग कैसे होती है? डीप फ्रीजिंग होती है. यहाँ पर मछलियों को -18 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फ्रीज कर दिया जाता है. फ्रीज ड्राइंग -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वैक्यूम के अंदर इनको सुखाया जाता है और फिर इनको प्रिजर्व कर दिया जाता है. रेफ्रिजरेशन, कुछ समय के लिए मछलियों को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रेफ्रिजरेट कर देते हैं. सन ड्राइंग, कुछ मछलियों को एक चटाई पे फैला के और उसको सूर्य की किरणों 3-4 दिन तक उसको उसमें रखते हैं और फिर इनको हम ड्राई फिशेस को खाने में काम में लेते हैं. ये चाइना और जापान में बहुत ज्यादा होता है. सन क्योरिंग, इस विधि से मछली के देह को अधर सतह के खोल पर इसके आहार नाल में क्लोम बाहर निकाल दिए जाते हैं और नमक में से परीक्षित किया जाता है. नमक से भी इसको सॉल्ट से भी इसको हम प्रिजर्व करते हैं. मोना क्योरिंग, वेज क्योरिंग, सॉल्टिंग, केनिंग, ये भी सारे अलग अलग विधियां हैं फिश को रखने के लिए. स्मोकिंग, जिसमें लकड़ी को जलाकर धुएं के द्वारा भी मछली को प्रिजर्व कर लेते हैं. जिससे क्या होता है, मछली के अंदर जितने भी हम जब स्मोकिंग करते हैं तो उस धुएं से क्या होता है, जितने भी बैक्टीरियल ग्रोथ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं. और जब वो मर जाते हैं तो स्पॉइलेज मतलब खराब होने के, फिशेस के खराब होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं. So this is all in pisciculture. We have completed this whole chapter in 2 parts, part 1 and part 2. I hope you must have understood this chapter. हम दोबारा मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ. Thank you very much. Thanks again. Thank you.